अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हमने डेफ चाइल्ड का चैप्टर शुरू किया था जिसके अंदर हमने एटियोलॉजी पढ़ ली थी कि मतलब कॉजेज ऑफ डेफ चाइल्ड पढ़ लिए थे। अब हम इवैल्यूएशन ऑफ डेफ चाइल्ड शुरू करते हैं। इवैल्यूएशन में हम देख रहे होंगे कि कौन से बच्चे हैं जो रिस्क फैक्टर पे हैं जिनके अंदर डेफनेस आ सकती है। ठीक है, फिर अगर हमें कोई शक होता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर डेफनेस है तो उसकी हम असेसमेंट कैसे कर रहे होंगे, असेसमेंट के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर ही हम कंफर्म करेंगे कि हाँ बच्चा डेफ है। फिर लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ डेफ चाइल्ड। अब हम देख लेते हैं फाइंडिंग द कोजेज मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम कोज कैसे फाइंड कर रहे होंगे, जारी बात है वो हम डिटेल्ड हिस्ट्री ले रहे होंगे, मतलब प्री नेटल हिस्ट्री ले रहे होंगे। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में था तब कोई मसला मसाइल तो नहीं आया मेटरनल साइड से, या फिर हम देख रहे होंगे बच्चे की साइड से कोई मसला तो नहीं आया, या फिर पेरीनेटल कोजेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही थी फोर्सेप्स से कोई इंजरी वगैरह तो नहीं आई। फिर उसके बाद पोस्ट नेटल कोजेज यानी जब बच्चा पैदा हो गया हुआ है उसके बाद कोई मसला तो नहीं है, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि जेनेटिक कोजेज हो सकते हैं या फिर कुछ एक्वायर्ड कोजेज हो सकते हैं जिसमें इन्फेक्शन वगैरह थे। ठीक है, कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं है, उसके बाद बच्चा डेफ हो गया हो। फिर हमने फैमिली हिस्ट्री लेनी है कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं पॉजिटिव, किसी को पहले तो नहीं हेयरिंग लॉस का मसला चल रहा, तो फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करेंगे। ये डिटेल मतलब जो हमारा आपको पता क्लिनिकल वर्क होता है। ठीक है, उसकी बेस पे हम देख रहे हैं कोज क्या है। कोजेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद अगर कोई सस्पिशियन ऑफ हेयरिंग लॉस हमने कैसे फाइंड करना है, कि हमें किसी बच्चे पे शक है कि हाँ इसको हेयरिंग लॉस है, ये हम तब फाइंड करेंगे जब बच्चा पीसफुली सोता रहे। मतलब माँ बाप कंप्लेन करेंगे बच्चा सोता रहता है, अगर हम उसके करीब कोई शोर वगैरह भी करते हैं तो बच्चा सोता रहता है, उठता ही नहीं है। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा नॉइस भी प्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा उठता ही नहीं है। उसके बाद फेल्स टू डेवलप स्पीच एट 1 to 2 ईयर, मतलब माँ बाप कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा 1 से 2 साल का हो चुका हुआ है लेकिन अभी इसने बोलना ही नहीं शुरू किया। हालांकि इसके साथ वाले जो बच्चे हैं हमसायों के हैं या किसी और के हैं, ठीक है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हुआ है लेकिन हमारे बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद वो मेंटली वीक है, ऐसा वैसा मसला है। कोई ऐसा वैसा मसला नहीं होता, उसमें हेयरिंग लॉस का भी मसला हो सकता है। उसके बाद डिफेक्टिव स्पीच मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि किसी बच्चे को माइल्ड हेयरिंग लॉस है, यानी कोई 40 से 60 डेसिबल का हेयरिंग लॉस है तो उनमें डिफेक्टिव स्पीच होगी, मतलब वो बाकी बच्चों की तरह प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल रहा होगा। तो ये मसला भी आ सकता है, सारा का सारा हेयरिंग से ही मसला है, डेफनेस हो सकती है। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेयरिंग लॉस इन चिल्ड्रन, बच्चे कौन से हैं जो रिस्क फैक्टर्स पे जा सकते हैं, वही बच्चे होंगे जो मैं आप लोगों को कोजेस पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उनमें ही ज़्यादा रिस्क है कि वही बच्चे डेफनेस की तरफ जा सकते हैं, यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। ठीक है, या फिर जिनकी मदर को इन्फेक्शन हुआ है जब बच्चा पैदा हो रहा था, आपको मैंने पढ़ाया था ना टॉर्चिस से हमने याद रखना था। ठीक है, जिसमें हम कह रहे थे टीओ से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगालस और एच ई से हर्पिस टाइप 1 टाइप 2, फिर इसे एस से सिफिलिस हम कह रहे थे। ठीक है, अगर ये इन्फेक्शन हुए हैं तो वो भी रिस्क फैक्टर्स पे हैं। उसके बाद क्रेनियो फेशियल एनोमलीज है, किसी बच्चे के अंदर मतलब फेस नहीं सही तरह डेवलप हुआ या उसका स्कल नहीं सही तरह डेवलप हुआ तो उनमें भी चांसेस हैं कि वो डेफ हो सकते हैं। उसके बाद किसी का बर्थ वेट कम है, यानी 1500 ग्राम से कम है किसी बच्चे का वेट, तो उनमें भी चांसेस हैं कि वो डेफ हो सकते हैं। या किसी बच्चे को जॉन्डन्स है, यानी उसका जो बिलिरुबिन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 20 मिलीग्राम से कम से कम ज़्यादा है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि बिलीरुबिन जाके डायरेक्टली उसके एक्ट कर रहा था कोक्लियर न्यूक्लियस पे, जो हमारा ब्रेन स्टेम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कोक्लियर न्यूक्लियस तबाह हो गया तो बच्चा सुन ही नहीं पाएगा पूरी ज़िंदगी। उसके बाद ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन अगर कोई बच्चे ने ले ली या मदर ने ले ली जब बच्चा पैदा हो रहा था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर कोई भी लूप डायरेटिक्स वगैरह ले ली, ठीक है, तो वो भी ऑटोटॉक्सिक हैं, जाके उसके ईयर को डैमेज कर सकती है। उसके बाद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मैंने आपको पढ़ाया था, CSF के अंदर पहले बैक्टीरिया जाएगा, और मैंने आप लोगों को तब पढ़ाया था कि जो हमारा पेरीलिम्फ है, जो साइडों पे लिम्फ है, एंडोलिम्फ के साइडों पे पेरीलिम्फ पाया जा रहा है। ठीक है, दोनों साइडों पे, सेंटर में अगर हमारा एंडोलिम्फ है, साइडों पे पेरीलिम्फ है, इन दोनों के अंदर होता ही CSF है। तो CSF से इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है वो मारा जा सकता है इनर ईयर में, तो इनर ईयर को डैमेज कर सकता है। उसके बाद अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर कम आता है, आप लोगों ने एप्गार स्कोर पढ़ा होगा, ए से अपीयरेंस होती है, मतलब बच्चे का कलर कैसा है, ठीक है, और वो उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी सही डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। उसके बाद जो पी से उसका पल्स रेट देख रहे होते हैं कि उसका हार्ट रेट ठीक है या नहीं। उसके बाद ग्रीमेस होता है, मतलब कि उसका रिफ्लेक्सेस कैसे हैं बच्चे के। उसके बाद ए से बच्चे की एक्टिविटी होती है, मतलब कि वो उसके टेंडन रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ठीक है, या मसल टोन कैसी है, आप ये कह लो। आर से रेस्पिरेशन हम देख रहे होते हैं कि बच्चे की रेस्पिरेशन ठीक है कि नहीं, ब्रीथिंग रेट ठीक है कि नहीं। अगर किसी का ये स्कोर 0 से 4 तक आ रहा है पहले मिनट के अंदर, तो हम कहेंगे ये बच्चा रिस्क फैक्टर पे इसमें डेफनेस आ सकती है। नॉर्मल जो स्कोर होता है 7 से 10 का होता है। ठीक है, अगर किसी का इतना कम स्कोर आ रहा है
तो मसले पे हो सकता है। अगर अगले 5 मिनट के अंदर 0 से 6 के अंदर आ रहा है तो फिर भी वो रिस्क फैक्टर पे है डेफनेस के। उसके बाद अगर कोई बच्चा मैकेनिकल वेंटिलेशन में रहा है पहले 5-6 दिन, आपको पता है ना किसी बच्चे के लंग्स नहीं खुलते तो उसको हम मैकेनिकल वेंटिलेशन में रख रहे होते हैं, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि वो डेफनेस की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी बच्चे के अंदर कोई सिंड्रोम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाउन सिंड्रोम हो या एलपोर्ट सिंड्रोम हो, तो उन बच्चों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हेयरिंग लॉस की तरफ जा सकते हैं और उनके अंदर डेफनेस आ सकती है। उसके बाद हम असेसमेंट कैसे कर रहे होंगे, असेसमेंट ऑफ हेयरिंग इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। आप लोग सोच रहे हो कि अलग अलग लिखा हुआ है इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, अलग एज ग्रुप के अंदर अलग टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। वो आपको जब मैं टेस्ट सारे पढ़ा दूंगा ना फिर आपको समझ आएगा। बहरहाल आप लोग ये समझ लो कि इन्फेंट में क्या फ़र्क है, चिल्ड्रन में क्या फ़र्क है और नियोनेट में क्या फ़र्क है। आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि 0 से 7 दिन का अगर कोई बच्चा है ना, मतलब पहले दिन से लेकर 7 दिन का बच्चा है तो उसको हम न्यू बॉर्न कह रहे होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी कह रहे होते हैं। उसके बाद 7 दिन से लेकर 28 दिन तक कोई बच्चा है तो उसको हम कह रहे थे नियोनेट है, ठीक है। फिर अगर 28 दिन के बाद 1 साल तक जो बच्चा होगा उसको हम कह रहे हैं इन्फेंट है, ठीक है। और 1 साल से लेकर तकरीबन 6-7 साल तक ना उसको हम कह रहे होते हैं कि ये चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये एज ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि उनके अंदर हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। ये सारे के सारे टेस्ट जब हम पढ़ लेंगे ना फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट किस एज ग्रुप में हमने करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे आ जाएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हमने करने ही करने हैं, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद करने के लिए। बाहर के मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में तो बहुत कम है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट वही होते हैं जो हम बच्चों में हमेशा परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद ये हम उन बच्चों में परफॉर्म कर रहे होंगे जिनके अंदर हाई रिस्क है, मतलब जो हाई रिस्क पे इन्फेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उनमें हम परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन देखा गया कि जो बच्चे हाई रिस्क पे भी हैं 95% उनमें हेयरिंग लॉस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर हमें कोई शक ही नहीं होता कि हाँ ये हेयरिंग लॉस की तरफ जा सकते हैं, 50% उनके अंदर हेयरिंग लॉस देखा गया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपने हर बच्चे में ये टेस्ट परफॉर्म करने ही होते हैं। तो ये 4 तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो ये हैं कि ऑटोकॉस्टिक एमिशंस आ जाएगा और दूसरा होगा ABR, जिसको हम ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स कह रहे होंगे। ऑटोकॉस्टिक एमिशंस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि जो हमारे 2 तरह के हेयर सेल्स होते हैं, एक इनर हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है, एक आउटर हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। जो इनर हेयर सेल्स एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो हमारी ब्रेन स्टेम में जाता है, ब्रेन स्टेम से हमारे ऑडिटरी सेंटर में जा रहा था ब्रेन के अंदर, जो हमारा हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जो आउटर हेयर सेल्स होते हैं, जब हमारे कान के अंदर कोई साउंड आता है ना तो आउटर हेयर सेल्स भी वर्क करते हैं, ये भी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो पहले जाता है हमारा ऑसिकल्स के अंदर जो हमारी बोन्स है मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है। ऑसिकल्स पे जाएगा, ऑसिकल्स से तीनों बोन से होता हुआ हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्टक करेगा, वहाँ से हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से बाहर जा रहा होगा। तो हमने बाहर ना इलेक्ट्रोड लगाया होता है, इलेक्ट्रोड मेजर करता है कि क्या कोई आउटर हेयर सेल से साउंड आया कि नहीं आया। अगर ये आउटर हेयर सेल से साउंड आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा कोकलिया बिल्कुल ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है इसका। अगर साउंड नहीं आता तो हम कहते हैं कोकलिया का स्टेम मसला है। और देखा गया समटाइम साउंड आ भी जाता है, ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि अंदर जो उसकी नर्व है ना, जो आपको पता है 8th क्रेनियल नर्व है, वही नहीं काम कर रही होती। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इस टाइम ना 8th क्रेनियल नर्व की पैथोलॉजी चल रही है, कोकलिया बिल्कुल ठीक है। ये टेस्ट उसके लिए भी काम होता है। उसके बाद हमारा दूसरा टेस्ट आ जाएगा ABR, मतलब ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। नाम से पता चल रहा है ऑडिटरी मतलब हम कोई साउंड दे रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेन स्टेम के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देख रहे होंगे। इसके अंदर ना नॉर्मली हम बच्चा होता है ना जो उसके सर पे ना एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं सामने स्काल्प पे, ठीक है, मतलब स्कल के ऊपर एक इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको हम एक साउंड देते हैं जो कि नॉर्मल हेयरिंग लेवल से 30 से 35 डेसिबल ज़्यादा होता है, अडल्ट से ज़्यादा भी, इतना ज़्यादा का साउंड देते हैं उसको हम, ठीक है, हेडफोन से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोड सामने हमने प्लेस किया हुआ बच्चे के सर के ऊपर, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर हुई है कि नहीं हुई है। जब आपको पता है कान के अंदर साउंड जाएगा तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले कोखली के अंदर जनरेट होगी, कोखली से होते हुए नर्व से जाएगी, नर्व से ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम से ब्रेन के अंदर जा रही होगी। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रोड मेजर कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रोड के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर होती है तो हम कहते हैं कि इस टाइम ईयर बिल्कुल ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं मेजर होती तो हम कहते हैं ईयर का मसला चल रहा है, डेफनेस चल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा अरोजल टेस्ट। नाम से पता चल रहा है कि बच्चा सो रहा होगा, ठीक है, तो हमने पहले हाई फ्रिक्वेंसी का एक नॉइस देना है उसके कान के अंदर 2 सेकंड के लिए। ये टेस्ट हमने 3 दफ़ा परफॉर्म करना है। अगर बच्चा 2 दफ़ा जाग जाता है, मतलब 3 दफ़ा टेस्ट परफॉर्म किया, 2 दफ़ा वो नींद में सोया था और उससे उठ जाता है, तो हम कहेंगे ये बच्चे के कान बिल्कुल ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है। उसके बाद ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल आ जाएगा। क्रेडल से आप लोगों को पता है टोकरी से होती है जिसके अंदर बच्चे को हम सुलाते हैं, उसको हम क्रेडल कह रहे होते हैं। तो नाम से बचा रहा है ऑडिटरी मतलब कान के अंदर कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और क्रेडल से मेजर कर रहे हैं कि उसकी रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्टिविटी मेजर हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा एक टेस्ट होता है, ऐसा है ना इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कह रहे होते हैं क्रेडल है, ठीक है। ये क्रेडल सारा का सारा इसके अंदर हमने बच्चे को सुला देना है, ठीक है। कान के अंदर हमने हेडफोन के जरिए उसको नॉइस देना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि क्या बच्चे की कोई मूवमेंट होती है कि नहीं होती है। इसके अंदर ना जो ये नीचे क्रेडल है इसके अंदर ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं, ये एक्टिविटी मेजर कर रहे होते हैं बच्चे की। अगर बच्चे का हल्का फुल्का सर भी हिला, कोई बाजू हिला, कोई टांग हिली, हल्की फुल्की भी एक्टिविटी हुई,
रेस्पिरेशन भी हुई, लंग्स के अंदर हवा भी भरी, तो वो उसी टाइम मेजर कर लेते हैं कि हाँ बच्चे के रेस्पिरेशन तेज़ हुई है आवाज़ सुनने के बाद, या कोई मूवमेंट आई है उसकी बॉडी के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे के कान बिल्कुल ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आ जाएगा बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। नाम से पता चल रहा है कि बिहेवियर को मेजर करना है हमने ऑडियोमेट्री से, मतलब कोई साउंड देना है 80 to 90 डेसिबल का साउंड देना है, उसके कान के अंदर नॉइस देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि उसके बिहेवियर के अंदर कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। इसके अंदर 3 तरह के रिफ्लेक्सेस हम देखते हैं। मोरोस रिफ्लेक्स, जिसके अंदर सबसे पहले जब हमने साउंड दिया है 80 to 90 डेसिबल का, तो उसके अंदर लिम्ब मूवमेंट आएगी, मतलब उसके पाँव हिलेंगे या बाजू हिलेंगे, साथ में ही उसकी हेड एक्सटेंशन होगी। बच्चा लेटा होगा तो अपने सर को उठाने की कोशिश करेगा साउंड को सुनने के बाद, उसको हम कहेंगे मोरोस रिफ्लेक्स है, पॉजिटिव है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कोक्लियो पल्पेब्रल रिफ्लेक्स आ जाएगा। नाम से बचा रहा है कोक्लिया के अंदर हमने साउंड दिया है, पल्पेब्रल रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, मतलब बच्चा अपनी आंखें झपकेगा, आंखें बंद करेगा, तो हमें पता चल जाएगा टेस्ट पॉजिटिव, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सिजेशन रिफ्लेक्स है, अगर बच्चा खेल कूद रहा है, ठीक है, कोई ना कोई मतलब अपनी एक्टिविटी में मसरूफ है, उसको हमने साउंड दिया है तो बच्चा सिजेन कर देगा, अचानक से रुक जाएगा जो भी एक्टिविटी कर रहा होगा, या साथ ही रोना शुरू कर देगा, अपनी इतनी ऊंची आवाज़ दी साथ ही डर जाएगा, तो रोना शुरू कर देगा, मेरे को चल जाएगा पॉजिटिव टेस्ट, कोई मसला मसाइल नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन टेस्ट है। नाम से पता चल रहा है कि हम बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये नॉर्मली टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं 6 से 7 मंथ के बच्चे के अंदर, जो कि हमारी एक्टिविटी को फॉलो कर रहा हो। इसमें नॉर्मली हम ये करते हैं कि बच्चे को मदर की लैब पे प्लेस करते हैं, ठीक है, मतलब बच्चे को माँ की गोद में बैठाते हैं, और ना हम जो हमारा असिस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं कि बच्चे को ना मसरूफ़ करो खेलने में, मतलब अपनी साइड पर ही उसकी अट्रैक्शन रखनी है, आपने उसको अपनी तरफ ही मूव करते रहना है। तो वो असिस्टेंट इस चीज़ में मसरूफ़ रखता है बच्चे को, तो हम मूव करते हैं, मदर की बैक साइड पे जाते हैं और पीछे से ना कुछ नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी नॉइस हो सकती है, की हो सकती है, या कोई इंस्ट्रूमेंटल नॉइस हो सकती है। अगर बच्चा वो वहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन उसको हमने दी हुई है उससे मूव करके साउंड की तरफ देखता है ना कि कहाँ से मुझे आवाज़ आई है, तो हम कहेंगे टेस्ट पॉजिटिव है, कोई मसला मसाइल नहीं है। नेक्स्ट हमारे टेस्ट आ जाएंगे कंडीशनिंग टेक्निक्स, ठीक है। नॉर्मली ना ये ट्रेनिंग पे टेस्ट है, मतलब ट्रेनिंग बेस्ड टेस्ट है, हम बच्चे को ट्रेन कर रहे होते हैं, तो ये बड़े बच्चों में हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। पहला टेस्ट तो हम तकरीबन 6 मंथ के अंदर ही परफॉर्म कर लेते हैं, 6 मंथ का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, तो बाकी जो टेस्ट है वो हम 5 साल से अबव के बच्चे में ही परफॉर्म कर रहे हैं यूजली, ठीक है। इसमें जो पहला टेस्ट आ जाएगा वो होगा विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। नाम से आपको पता चल रहा है कि बच्चे का ऑडियोमेट्री से कोई ताल्लुक बना रहे हैं विजुअल का, मतलब बच्चा जब भी कोई साउंड सुन रहा होगा तो उसके दिमाग में वो इमेज क्रिएट होनी चाहिए जो हम उसको शो कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे को हमने हेडफोन पहना दिए, या फिर आप मोस्टली ना इसके अंदर हम एयरफोन्स देते हैं, मतलब जो जैसे आपकी हैंड फ्रीज होती है ना, वैसे जिस तरह आप लोग कह रहे हो एयरपोर्ट दे दें, ठीक है, एयरपोर्ट देते हैं, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि ना उसके अंदर हमने साउंड देनी। मिसाल के तौर पे टींग का साउंड दे दिए, ठीक है, टींग का साउंड दे दिया, सामने साथ में हमने बच्चे को ट्रेन करना है कि साथ उसको ना हमने फ्लैश लाइट दिखानी है मोबाइल की, या फिर कोई खिलौना वगैरह वो साथ में दिखाना है, तो उस बच्चे का दिमाग ट्रेन हो जाएगा, जब भी मैंने टींग का साउंड सुनना है ना तो साथ में मुझे वो खिलौना नज़र आना चाहिए, या फिर जो फ्लैश लाइट हम दिखा रहे थे वो नज़र आनी चाहिए। तो ऐसे ही होगा, अगर हम बच्चे को नेक्स्ट टाइम टींग का साउंड देते हैं ना और उसको हम फ्लैश लाइट नहीं दिखाते, तो बच्चा जल्दी जल्दी से ढूंढेगा कि फ्लैश लाइट कहाँ पे है, क्योंकि मैं तो इस चीज़ का आदी हुआ था, जब मुझे टींग का साउंड दे रहे थे तो मैं फ्लैश लाइट देख रहा था, तो अब तो मुझे नहीं नज़र आ रही, तो हम समझ जाएंगे बच्चा बिल्कुल ठीक है, हेयरिंग ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट है। उसके बाद हम प्ले ऑडियोमेट्री कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम एक साउंड दे रहे होंगे और साथ में बच्चे को खिलाना है। ये भी बच्चा हम ना नॉर्मली 5 से 6 साल के बच्चे के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बच्चा हमारी बात को समझ पाए। इसके अंदर हम ना बच्चे को आदी करते हैं कि हमने अगर टींग का साउंड दिया ना तो बच्चे ने जल्दी जल्दी ना भागना है, कोई मतलब कोई पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको उठाना है, छोटा मोटा जो पत्थर हो उसको बास्केट में डाल देना है, ठीक है। जब वो डाल दे तो आपने बहुत अप्रिशिएट करना है, क्लैपिंग करनी है, ठीक है, साथ में कोई चॉकलेट वगैरह भी दे देनी रिवार्ड के तौर पर। बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब लेगा कि हाँ जब भी मुझे टींग की बात आई तो मैंने ये पत्थर उठा के ना बास्केट में डालना है। ये आपने टेस्ट बार बार परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर बच्चा ये एक्टिविटी को परफॉर्म करता है आफ्टर लिसनिंग टू टी, ठीक है, तो आपने कहना है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट है, कोई मसला मसाइल नहीं, इसकी हेयरिंग बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टेस्ट आ जाएगा स्पीच ऑडियोमेट्री। नाम से पता चल रहा है अब हमने बच्चे को कोई साउंड देना है, ऑडियोमेट्री मतलब कोई साउंड देना है, ठीक है। उसके बाद हमने कहना है कि बच्चा स्पीच मतलब बोले, जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोई हॉर्स का साउंड दिया है कि बच्चे जो साउंड किया उसमें बोला हॉर्स, या कप बोला या बनाना बोला, बच्चा अगर रिपीट करता है आपकी आवाज़ को तो बिल्कुल ठीक है। या फिर इवन कि अगर वो रिपीट नहीं कर रहा तो सामने आप कम से कम प्ले करो, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, तो बच्चा अगर पॉइंट आउट कर दे कि हाँ ये बनाना था, ठीक है, ये सामने हॉर्स था, ये मतलब ये पिक्चर को प्रेजेंट कर दे कि हाँ पॉइंट आउट कर दे कि मैंने ये आवाज़ सुनी है, तो आप समझ जाओ कि बच्चे की हेयरिंग बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, पॉजिटिव, कोई मसला मसाइल नहीं है। अब हमारा बस एक टेस्ट रह गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ डेफ चाइल्ड पढ़ेंगे।